अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी के बाद पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी फतह और OIC का 48वां इजलास आज उसका पहला दिन था, बड़ा शानदार रहा। इजलास में चूँकि 140 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से और ख़ास तौर पर इस खित्ते के हवाले से और इस्लामी ब्लॉक का जो प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया और इस्लामी दुनिया अपना क्या किरदार अदा कर सकती है। तकरीबन 1.5 करोड़ अरब आबादी है और इस आबादी का जो की नुमाइंदगी है वो इस वक्त मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान किस तरह लीड करेगा इस्लामी दुनिया को और डायरेक्शन क्या होगी पाकिस्तान की सफारती लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चूँकि इस वक्त हुकूमत के जाने की बातें हो रही थी और ज़ाहिर है अब तहरीक अदम एतमाद भी सर पे है, माहौल बड़ा गर्म था। उस गर्म माहौल में ये सब कुछ हुआ। क्या ये सफारती फतह प्राइम मिनिस्टर को नई जिला बख्शेगी और माहौल जो है वो कुछ बेहतर होगा हुकूमत के लिए? और अगले 2 दिन चूँकि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उन दिनों में क्या कोई बड़ी तब्दीली रूनमा होगी, हुकूमत को कोई सुख का सांस मिलेगा? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पर सफारती लिहाज से आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान कैसे लीड करेगा इस्लामी दुनिया को। और पाकिस्तान की ये जो मेज़बानी है इतने सालों के बाद पाकिस्तान के पास आई, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान पिछले कई दहाइयों से दहशतगर्दी और इस तरह के जो चैलेंजेस थे उससे नबरदस्मा था। और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान चूँकि रीजन की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, अमन अमान की बात कर रहा है और इसको सराहा भी जा रहा है और वहीं पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी हो रही हैं, प्रोपेगेंडा भी हो रहा है और इसको भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाएंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फुरकान हसन साहब खुश आमदीद कहते हैं खुश हो में। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के वीडियो लिंक के ज़रिए। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, पार्लियामानी सेक्रेटरी पंजाब PTI, बड़े वेल स्पोकन हैं। कुरैशी साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और हुसैन थेबो साहब हमारे कुलीग हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज का दिन का अहवाल भी उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट किया। थेबो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ हुसैन थेबो साहब मैं चाहूँगा मैं आपसे करूँ, चूँकि आप आज पूरा दिन वहाँ पे रहे। क्या माहौल देखा आपने सियासी तौर पे? तो पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद का जो वेदर था बड़ा हीट अप था और अब चूँकि सफारतकारी हो रही है और सफारती महाज पे आपको कामयाबी फतह नज़र आ रही है। भुट्टो साहब के बाद एक बड़ा हमें इस तरह का मैदान मिला और खान साहब उसको लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट भी हैं और इस चीज़ का उनको पॉलिटिकली भी फ़ायदा होगा और सफारती लिहाज से भी? इसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान की एक अपनी इम्पोर्टेंस है दुनिया में। अगर वजीर आजम इमरान खान हो या वजीर आजम नवाज शरीफ हो या वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हो, पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में पहला एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान की एक मजबूत आर्मी है जो सब इस्लामी ममालिक को तकरीबन लीड कर रही होती है। उसके साथ साथ अगर हम OIC की बात करते हैं तो OIC में पाकिस्तान आज की बात नहीं है। पाकिस्तान OIC जब ये इनिशिएट हुआ था उस वक्त भी पाकिस्तान इसका एक पावरफुल मेंबर था और पाकिस्तान की विश एंड पाकिस्तान की विल वहां पे बहुत ज्यादा कंसीडर की जाती थी। वही उसी कंटिन्यूएशन में हम यहाँ पे पाकिस्तान एक अपना की रोल प्ले कर रहा होता है जब भी OIC की कोई भी मीटिंग हो रही होती है। तो आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में हुई और बहुत सारी उसमें जो है जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि इस्लामी ममालिक के लिए जो राइट्स के लिए फाइट की जाएगी वो रेजोल्यूशन पेश की जाएगी और फिर OIC के प्लेटफॉर्म से उनको फर्दर परसू किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त आज के दिन एटलीस्ट जितने भी लीडिंग अखबार हैं, लीडिंग न्यूज बुलेटिन है, उसमें पाकिस्तान के रोशन ख्याल, पाकिस्तान पुरअमन, पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस सब ने पेश की हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए आज ठीक है, बहुत अच्छी बात है और ये वो इमेज है जो पाकिस्तान का इमेज बिल्ड होना चाहिए। थेबो साहब लाइन फिर हम आपकी तरफ आएंगे। फुरकान हसन साहब मैं चाहूँगा क्विकली आप ऐड ऑन करें और फिर हम सदीकुल फारूक साहब और आखिर में कुरैशी साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि हुकूमत इसको किस तरह देख रही है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئکلی تو نہیں کر پاؤں گا. دیکھیں سب سے پہلے میں او آئی سی کی لیگل اتھارٹی پہ بات کرنا چاہوں گا. جب ایک آپ کو کوئکلی آپ نے کہا ہے کوئک تو کوئک کرتا ہوں. دیکھیں جب ایک چھوٹا سا سیشن کوڈ بھی جب کوئی آرڈر کرتا ہے نا تو اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ایک پولیس کی فورس ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ او آئی سی کا جو یہ پورا ادارہ ہے نا یہ بالکل اسلامی نظریاتی کونسل کی طرح سفارشات پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے جیسے یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہے نا. یونائٹڈ نیشن کے پاس اپنی فوج ہے, امن مشنز ہیں. تو اس کا مطلب جب یونائٹڈ نیشن کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کا ایک ادارہ موجود ہے. نہیں مانو گے تو آئیں گے تمہارے پاس. گو کہ کفر کا ادارہ ہے. میں یونائٹڈ نیشن کی فیور میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں چونکہ اس ادارے میں ویٹو کی پاور کفر حکمرانوں کے پاس ہے, کفر ممالک کے پاس ہے, تو ہماری اس کی کوئی حیثیت نہیں. آ جائیں او آئی سی پر. تو او آئی سی کے پاس تو ایسی کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں. او آئی سی کا کام کیا ہے؟ او آئی سی کا کام ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرح سفارشات پیش کرنا. آپ 48 پرانے اجلاس اٹھا کے دیکھ لیں, علاوہ سفارشات کی انہوں نے کچھ پیش نہیں کیا. ظفیر بھائی اس میں اگر ایڈ کر دوں ایک مزاحیہ بات, 48 پروگرام آپ کے ناکام ہو جائے نا تو یہ چینل آپ کو باہر نکال کے پھینک دے گا. تو میرے اوپینین میں 48 ناکام اجلاسوں کے بعد اس اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 47 اجلاسوں میں آپ نے کیا کر لیا؟ یمن کا مسئلہ حل کر دیا, کوئی افغانستان کا کر دیا, کوئی پاکستان, کوئی نارتھ وزیرستان, کوئی ایک مسئلہ مجھے بتا دیں جو او آئی سی کے اجلاس کے بعد حل ہو گیا ہو. تو میرے اپنے اوپینین میں کم از کم پریشر تو بلڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل. 47 میں کوئی ایک پریشر بتا دیں, چلو کوئی ایک بتا دیں کہ دیکھو یار برما میں بڑے مظالم ہوئے تھے, او آئی سی کے پریشر کی وجہ سے وہاں پر برما کی حکومت نے مسلمانوں پر, اسی لیے بنایا گیا تھا نا فورم. علاوہ اسلامی بھائی چارے کے, اخوت کے, اور وہ کیا تعاون کریں گے آپس میں ایک دوسرے سے بارڈر اسٹیٹس والے, اس کے علاوہ اس ادارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے آپ کر لیں. 148واں قومی اسمبلی 148واں او آئی سی کا اجلاس بھی اگر ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا. اس میں ٹھیک ہے پلیز آپ آگے چونکہ اسکول آف تھاٹ کے ایکچولی اس کی اپوز کرتے ہیں اس کو, لیکن نہیں صدیق الفاروق صاحب ایگری کریں گے. میں جاؤں گا ان کی طرف جاؤں گا, لیکن حسین تھیبو صاحب نے جو بات کی کہ دیکھیں امیج بلڈنگ ہے, پاکستان کی امیج بہتر ہو رہا ہے, اسلامی دنیا کا امیج بہتر ہو رہا ہے. اسلاموفوبیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھریٹس تو ہے نا اسلامی ممالک کو پوری دنیا سے, اور ان دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا تو ہونا پڑے گا, متحد ہونا پڑے گا, جو کہ اسلام بھی, قرآن بھی یہ بات کہتا ہے. صدیق الفاروق صاحب میں چاہوں گا آپ ایڈ آن کریں اس میں. اور اس میں کوئی شک نہیں, عمل درآمد تو بہت ساری چیزوں پہ نہیں ہوا. کشمیر تو 1948 میں قرارداد جو ہے وہ یو این میں گئی, آج تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ایشو اٹھاتے ہیں, آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اپنی پاورز کو اکٹھا کرتے ہیں, آپ جو آپ کی لابنگ ہے اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں, اسلامی ممالک کا پریشر بلڈ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کاؤنٹ تو ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اگر تو آپ امیج کی بات کریں تو یہ جو 4 دن الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں یہ خبریں چھپے گئی کہ او آئی سی کا وزرائے خارجہ کا اتواں اجلاس ہو گیا ہے, اتواں جو آپ نے بتایا ہے 40واں ہے یا 42واں ہے, 48 یہ ہو گیا. عمران خان صاحب نے بڑی توڑدار تقریر کی, لیکن اور حسین تھیبو صاحب کی یہ بات بھی جو میں نے پوائنٹ لکھا ہوا تھا کہ اس دنیا, اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی جو ملک ہے, جی بڑی آبادی ہے, اتنے وسائل ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے جس طرح فرقان حسن صاحب نے فرمایا کہ اب تک ہم نے حاصل کیا کیا ہے. اتنی 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی, پوری دنیا کے 30% وسائل. آپ نے بھی یہ فرمایا کہ اکٹھا ہونا چاہیے, کہ اکٹھے ہیں. کوئی بھارت جو کچھ انڈیا میں کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا برما میں, اس کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں کوئی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر, فلسطین سمیت, اس پر اکٹھے نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سر میں عرض کر رہا ہوں, اس کے حل کے لیے ظفیر صاحب جو پہلی چیز مثال کے طور پر پاکستان ہے نا, میں اپنے وطن کو لیتا ہوں. جی عمران خان صاحب نے بڑی زوردار تقریر کر دی, ہمارے وزیر خارجہ نے ادھر ادھر باتیں کر لی. پاکستان کے اپنے گھر کے اندر سیاسی استحکام ہے. کیا پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کو خوشحال کر سکا ہے؟ یہ آئین اور قانون پر چلنے والا ملک ہے.
इसकी मईशत इतनी मजबूत है कि ये कशकोल उठा के ना फिरे। सऊदी अरब जो हमारा भाई है, उसने जो $3 बिलियन का कर्जा दिया, किस शर्त पर दिया और किस तरह पाकिस्तान की तजलील हुई उसमें, ये सारी बातें सामने रखें तो मैं तकरीरें करना ठीक है। ये एक बात भी हो गई कि जी आगे इमरान खान साहब खुद जब इस्लाम की बात करते हैं, आप तो कुरान पाक की आयात का हवाला देते हैं, आप देख लीजिए उनका अपना किरदार, नाम धरना, झूठ बोलना। आज ही जो ब्रॉडशीट के सरबराह ने नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही के बारे में बयान दिया और माफी मांगी, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह से उनकी बिल्कुल ठीक है सिद्दीक फारूक साहब, हम थोड़ा पॉलिटिकली हम चाहेंगे सुन लेना, फिर मैं इसको कंक्लूड, एक दो जुमले। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब की वहां से बरियत हो गई। इस सारे अरसे में रियासत मदीना का नाम लेने वाला जब वहां बात करता है और एक तरफ विक्टिमाइजेशन होती है, तो पाकिस्तान का क्या इमेज? हाँ, OIC वाले अगर मजम्मत करे भारत की और कश्मीर पे हम ठोंक के पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कश्मीर का मसला हल करने के लिए इत्तेफाक करें, मुतहद हो जाएं, तो मैं समझूंगा कि ये एक बड़ी कामयाबी है। हाँ, उठे बैठे बातें करना रहना, बातें करते रहना भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगले 2-4-10 साल में कुछ अच्छा नतीजा निकल आए। सर, डायलॉग दुनिया भर में जंगों के बाद डायलॉग ही हुए, डायलॉग की तरफ आखिर जाना पड़ता है। चाहे आपने यहाँ की सियासत की बात की, ठीक है, उसमें भी डायलॉग ज़रूरी है। इस मुल्क को सही सलामत करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान 75 साल का हो गया, हमें खुशी मनानी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान कायद का जो विजन था उसके ऊपर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो उस पर चलने में क्या दुश्वारियाँ हैं, तो ये हम सब ने मिलकर इस चीज़ का इदराक करना है और इसको आगे लेके चलना है। कुरैशी साहब, इस पूरे क्रेडिट जिस तरह हुसैन साहब ने भी बात की, सिद्दीक फारूक साहब भी इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं, फुरकान हसन साहब थोड़ी सी इससे डिसऑन तो कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हम एटलीस्ट इतनी पिछले 4 दहाइयों से दहशतगर्दी, यहाँ पे ना क्रिकेट हो रही थी, ना यहाँ कोई आता था विजिट पे, और अब इतने ममालिक यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान को एक चाहे हम अफगान वार की बात कर रहे हैं, उसके बाद पे दर पे कामयाबियाँ ज़रूर मिल रही हैं और अंदरूनी जो इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल हैं, वो हम आपने मिलकर हल करने हैं। लेकिन इंटरनेशनली आज इमेज बेहतर हो रहा है, तो हमें सबको मिल बैठ के और इस इमेज को और बूस्ट नहीं करना चाहिए। और इस्लामी ममालिक को भी इसी तरह इकट्ठा करके, जिस तरह थेबो साहब ने भी कहा, इस्लामी ज़ाहिर है हम एटमी पावर हैं और हम स्ट्रांग हो गए और पूरे 1.5 अरब मुसलमानों की नज़रें पाकिस्तान पे हैं। इस चीज़ से तो हम इस चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर सकते। कुरैशी साहब, ज़फ़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़े अहम मौजू को आज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को और तमाम इस्लामी ममालिक को कि आज पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद इंटरनेशनली मरकज़ निगाह है। पाकिस्तान जिसको एक साजिश के तहत दहशतगर्दी की आग में झोंका गया, पाकिस्तान जिसकी एजेंसीज ने, जिसकी अफवाज ने, जिसकी अवाम उन्नास ने, जिसके मीडिया पर्सन ने, जिसके बच्चों ने बेगुनाह नाजायज जानों के नजराने पेश किए, शहादतें कबूल की। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर सिद्दीक फारूक साहब इस सारे माहौल को सियासी बाइस से बाहर निकलकर इस पर डिबेट करते। आप बिलीव करें, मुझे आज पड़ोसी मुल्क के 3 चैनल से बात करने का मौका मिला। जितना कोहराम हमारे उस मुल्क में मचा हुआ है, हमारे पड़ोसी मुल्क में इस OIC के हवाले से, मुझे इतनी खुशी और तफक्कुर महसूस हुआ और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे अल्लाह, आपने पाकिस्तान की इज्जत को इस तरह से बहाल किया। यकीनन जब आपके मुखालिफ की चीखें बुलंद होती हैं, जब वो तकलीफ से आओ बका करता है, जब वो गिरिया जारी करता है, वो रोता है, धाड़ता है, तो पता चलता है कि आप कामयाब हुए। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह से पूरी इस्लामी दुनिया को और इस्लामी दुनिया के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम दिया, इस्लाम का एक नजरिया पेश किया कि इस्लाम अमन का पैगाम, इस्लाम का कोई रंग नहीं है, किसी दहशतगर्द को इस्लाम में कोई जगह हासिल नहीं है। लेकिन मुसलमानों के साथ होने वाली मुनाफत, मुसलमानों के साथ होने वाली मसलियत कोशी, ये भी आलमी जमीन को झंझोड़ने की एक कोशिश है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच को पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से अपनी हेडलाइंस बनाया, मैंने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा आज और सुबह प्रिंट मीडिया भी इसका इजहार करेगा।
हमारे लिए बाइस से फख्र है। और मैं अपने उन तमाम मेहमान ममालिक के सुफरा का, वज़ीर खारजा का, वफूद का, बिलखुसूस चाइना के वजीर खारजा की आमद का शुक्रगुजार भी हूँ। और मैं बिल्कुल आपकी इस बात को एग्री करूंगा, एक नया पाकिस्तान, एक मस्बत चेहरे वाला पाकिस्तान, जहाँ एक तरफ OIC का इतना बड़ा सेशन हो रहा है, दूसरी तरफ कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें मैच खेल रही हैं। वो पाकिस्तान जहां साजिश करके इंटरनेशनल क्रिकेट को दूर किया गया, वो पाकिस्तान जिसको ताने दिए जाते थे कि जी ये सियासी तन्हाई का शिकार है, इंटरनेशनली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नाकाम कहा जाता था। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान की वजारत बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिन चीजों का आप इशारा कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल मोमेंटम गेन कर रहा है इंटरनेशनली, और कश्मीर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसने भी बड़ा ज़बरदस्त माहौल क्रिएट किया था, मोमेंटम गेन किया था। लेकिन हम जहां फेल होते हैं, हमें अच्छी बातों के साथ साथ उन खामियों पे का भी जिक्र करना चाहिए। हम लॉबिंग में नाकाम हैं, लॉबिंग हमारे यहाँ जब पढ़ाया जा रहा है ना समझाया जाता है, ना ये हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को अपनाती है, हम बहुत सारी जगहों पे मार खा जाते हैं। तो आपकी हुकूमत है, ज़ाहिर है आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं। हम इस जगह पे आज ये 2 दिन के बाद इजलास ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने जितने भी आपके कॉन्सुलेट हैं, एम्बेसीज हैं, उनको अपने इंगेज करना है, इंटरनेशनली अपनी कम्युनिटी को इंगेज करना होता है। हम यहाँ पे क्यों फेल हो जाते हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने एक नया अपना पेश किया दुनिया के सामने। आप अफगानिस्तान इशू पर पाकिस्तान का रोल देख ले, दोहा में होने वाले तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ नेटो की और अमेरिकन। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको हम कैश नहीं करा पाते ना। जितनी हमारी कुर्बानियां उतनी दुनिया फिर हमारी उस तरह इज्जत करे ना, नहीं कर पाती। वो इंटरनेशनली लॉबिंग में हम फेल हो जाते हैं। ये आप इस चीज को माने? ज़मीर कानून कुदरत है, काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म के मफाजात। ये जो भूख होती है ना जी, ये जो कर्ज होता है, और कर्ज पे जो कर्ज होता है, ये एक आम फर्द से लेकर कौमों तक की इज्जतों का ठीक है कर देता है। पाकिस्तान जिस हालात में रहा, पाकिस्तान ने जिस तरह से तमाम पिछले 40 साल में ठीक है कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ हूँ। वो सेंट थेबोसा का पॉइंट ऑफ व्यू, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। सर वो यूनाइटेड नेशन की तकरीर भी तो हुई थी, उसका क्या हुआ? वो आज वाली जबरदस्त तकरीर के पूछे 1.5-2 साल पहले की तो थी। थेबो साहब, हम फंस जाते हैं लॉबिंग में। इंटरनेशनली बड़ी चीज़ों पे आपकी ग्रिप भी है, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी फुरकान हसन साहब भी मुझे कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद क्या हुआ, जो कश्मीर के हवाले से थी, स्पीच बहुत अच्छी थी। आज का सेशन भी बड़ा अच्छा था, कल भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो कुरैशी साहब ज़ाहिर उनकी जमात है, वो थोड़ा सा डिफेंड करेंगे। लेकिन ये चीज़ें तो हमें पता है कि फॉरेन हमारी जो पॉलिसी है उसके ऊपर एक दिन का तो काम नहीं होता। आपको साल उस पर मेहनत करनी होती है, लॉबिंग करनी होती है, इंटरनेशनल जो आपकी कम्युनिटी है उसको इंगेज करना होता है। वहाँ पे हम बहरहाल हम बहुत पीछे हैं। भले ज़ाहिर ये एक खामी है, हमें कबूल करनी चाहिए, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप नहीं समझते कि इस पर काम होना चाहिए थेबो साहब? बिल्कुल, आप बजा फरमा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, इस वक्त OIC की बात हो रही है, जो इस्लामी ममालिक है। जी जी। अब अगर आप देखा जाए तो दुनिया में जिस तरह से सिद्दीकुल फारूक ने कहा कि 1.5 अरब से 2 अरब मुसलमान हैं जी, आउटकम क्या है? 1 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ यहूदी हैं, वो पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। वो उनका काम क्या है? वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। ठीक। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम रिसर्च एंड एनालिसिस को मानते ही नहीं है। जो हमारे तबलीग करने वाले जो हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, वो जो आउटकम दे रहे होते हैं उसका रिजल्ट जो है वो 0 होता है। मसला ये होता है कि हम यहाँ पे बुला के बिठा देते हैं जी फॉरेन मिनिस्टर चाइना को, जब UAE में होता है तो वहाँ सुषमा स्वराज बैठ जाती है। हम डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई अपनी अथॉरिटी नहीं है। हम मुसलमान मुल्क जितने भी हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है? हमारे पास ऑयल है। अगर दुनिया आज ऑयल से शिफ्ट हो जाती है, टेक्नोलॉजी पानी और आसमान की हवा और सूरज की रोशनी के साथ गाड़ियां चलना शुरू हो जाती हैं, सपोज करें, तो ये जो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेनी है और मैं ये से कंटिन्यू करूंगा। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، جو ہماری لابنگ ہے، جو ہمارے پیچھے پالیسی میکرز ہیں، ان کو انوالو ہونا پڑے گا، اور تھوڑا سا اسلامی کنٹریز کو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. ادروائز ریسورسز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا یوٹیلائزیشن بہت کم ہے. اور کیا وجہ ہے، کیوں ہم اس دوڑ میں پیچھے ہیں، اس پہ بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.